एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा नंबर था डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम भोजन में लेते क्या हैं या फिर हमारे शरीर को कौन कौन से चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमारे शरीर को मुख्यतः 6 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला नंबर है कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट नंबर है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर है प्रोटीन, थर्ड नंबर है फैट या वसा, फोर्थ नंबर मिनरल, 5 नंबर विटामिन, 6 नंबर वाटर। ये 6 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें से 3 चीजें जो होती हैं स्मॉल पार्टिकल्स में होती हैं, छोटे रूप में होती हैं। इनके पाचन के लिए कोई विशेष तरीके का एंजाइम नहीं होता, जबकि मुख्यतः 3 ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये लार्ज होते हैं और हमारे सेल्स जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। इनको पचाने के लिए हमारे जो एंजाइम्स होते हैं इन लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट होगा पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में, और फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड, फैटी एसिड में। ये जो भोज्य पदार्थ हैं ये इनका जो साइज है इतना बड़ा होता है कि इनका पाचन हमारी कोशिकाएं नहीं कर सकती, इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के माध्यम से निकलते हैं वो इन लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती हैं, तब उनका आसानी से पाचन हो जाता है। और पाचन में हम लोगों ने जाना भी है कि पाचन क्या होता है कि जटिल तथा अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में, प्रोटीन का कन्वर्जन होगा पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में, या इसी को अमीनो एसिड भी इसका कन्वर्जन हो जाएगा अमीनो एसिड में, और फैट का कन्वर्जन होता है फैटी एसिड या इसी को हम कहेंगे ग्लिसरॉल। तो इनको पचाने के लिए हमारे शरीर में डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो 3 टाइप की होती है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड हम बाद में देखेंगे। पहला नंबर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल देख रहे थे, जिसमें माउथ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, और माउथ में हमने पढ़ा था क्या, टीथ। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था टीथ कितने होते हैं, वयस्क में 32 और बच्चों में 20, और मिल्क टीथ जो होते हैं दूध के दांत उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और दांत की ये जो संरचना होती है, दांत की ये जो संरचना होती है ये ऊपरी भाग इसका कहलाता है एनामिल, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। ये एनामिल जो होता है सबसे कठोर पार्ट, उसके अंदर का जो भाग होता है वो डेंटिन या डेंटाइन कहलाता है, डेंटिन या डेंटाइन कहलाता है। और मनुष्य प्राणी जो है वो द्विबारदंती कहलाता है। द्विबारदंती किसे कहेंगे, ऐसे जीव जिनके लाइफ में 2 बार दांत निकलते हैं, ऐसे जीव जिनकी लाइफ में 2 बार दांत निकलते हैं उन्हें क्या कहेंगे, द्विबारदंती या डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट कहते हैं। और जो मसूड़ों में दांत धंसा होता है, जो गहराई में होता है, इसे थीकोडोंट कहते हैं, थीकोडोंट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट हमारे शरीर का क्या होता है, एनामल, और उसके अंदर की ये जो संरचना होती है वो कहलाती है डेंटिन या डेंटाइन। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या होती है ये एनामिल का क्षरण हो जाना या एनामिल का लेयर पतला हो जाना। उसका रीजन है
जब भी हम लोग ब्रश करते हैं तो बहुत ज्यादा ताकत लगा के ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे घिसता चला जाता है। और जब घिस जाता है तो डेंटिन वाला पार्ट जैसे ही टच होता है वैसे ही हमारे दांत में दर्द या दांत में झंझनाहट होगी, जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। ये झंझनाहट किसके कारण होती है? अधिक ज्यादा से ज्यादा दाब डाल करके ब्रश का करना, क्योंकि हमारी जो ये ग्लैंड होती है, मुख में एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, मुख में एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जिसका पीएच मान लगभग 6 के ऊपर होता है। पीएच मान लगभग 6 के ऊपर जो अम्लीय होता है। और ये जब भी हम घर की जो ये नीम के दातुन होते हैं उसको करेंगे तो वो बेसिक होता है, और अम्ल और बेस इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। जब उसके हम ब्रश करेंगे तो ये क्या करेगा, इस पीएच को या इस अम्लीय माध्यम को वो क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा और हमारा इनेमिल बच जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और मनुष्य क्या होता है, विषम दंती होता है। मनुष्य क्या होगा, विषम दंती। विषम दंती का मतलब है कि ऐसे जीव जिनके शरीर में या जिनके मुख में कई प्रकार के दांत पाए जाते हो उन्हें हम क्या कहेंगे, विषम दंती। और दांत में तो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। एक इंसाइजर होता है, दूसरा कैनाइन होता है, तीसरा प्रीमोलर, और चौथा मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन दांतों की प्रेजेंटी के कारण, प्रेजेंट होने के कारण मनुष्य जो होता है वो क्या कहलाता है, विषम दंती कहलाता है। तो देखिए इसमें कभी ध्यान दिया होगा, चूहा जो होता है, रैट जो होता है, वो हमेशा किसी न किसी वस्तु को कुतरता रहता है। उसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए उसका कारण क्या है कि उसके जो दांत होते हैं ना वो पर डे इंक्रीज होते हैं। वैसे तो इंक्रीज सारे जंतुओं के होते हैं लेकिन उसकी अपेक्षा सब में कम होती है, लेकिन चूहे के दांत में वो जो दांत होता है उसका इंक्रीज होता है, मतलब डेली बढ़ता है। अगर वो वस्तुओं को कुतरे ना, नहीं कुतरता है तो दांत उसके इतने बड़े हो जाएंगे कि उसके जबड़े दोनों बंद हो नहीं पाएंगे। जब दोनों जबड़े बंद नहीं हो पाएंगे, इस तरीके से दांत टकराएंगे तो मुंह नहीं बंद हो पाएगा। जब मुंह नहीं बंद हो पाएगा तो वो अपना भोजन नहीं कर पाएगा। तो उस दांत की साइज जो इंक्रीज होती है, जो दांत बढ़ा हुआ है, उस साइज को मेंटेन करने के लिए वस्तुओं को कुतरता है, जिससे कि ये एनामल वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा थोड़ा घिस जाए, थोड़ा थोड़ा घिस जाएगा, तब उसकी साइज मेंटेन रहेगी। इसलिए वो हमेशा वस्तुओं को क्या करता है, कुतरता रहता है। अगर कुतरे नहीं तो उसका जो कैनाइन होता है वो दोनों दांत इतने बड़े हो जाएंगे, या जो भी दांत होता है उसका इतने बड़े हो जाएंगे कि उसका मुख बंद होना बंद हो जाएगा। मुंह नहीं बंद हो पाएगा उसका तो भोजन नहीं कर पाएगा। इसलिए वो हमेशा वस्तुओं को क्या करता है, कुतरता रहता है। तो देखिए माउथ में हम लोगों में टीथ पड़ी। अब दूसरा नंबर हमें पढ़ना था टंग। दूसरा नंबर हमें पढ़ना था क्या, टंग। टंग जो होती है, जीभ जो होती है, एक सेंसरी ऑर्गन होती है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है संवेदी अंग होता है। और हम लोग जानते हैं कि जीभ किस चीज का हमें अनुभव कराती है। तो जीभ जो होती है हमें किसका अनुभव कराती है, टेस्ट का। जीभ जो होती है हमें किसका अनुभव कराती है, टेस्ट का, है ना। तो जीभ हमें टेस्ट का अनुभव कराती है, उसकी संरचना हमें पढ़नी है। जीभ की संरचना हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा फिगर सिर्फ समझना है, बाकी इससे कुछ करना नहीं है। तो हमारी जो ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है, आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। 8 से 10 मीटर की लंबी हमारी आहार नाल होती है। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ से। तो ये आहार नाल जो होती है ये माउथ से स्टार्ट होती है। ये विंड पाइप है, ये फूड पाइप है, और ये हमारा स्टमक है, और ये कहलाता है हमारा लीवर।
स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये सीधे अटैच होता है किससे? देखिए वैसे समझने के लिए संरचना बनाई जा रही है, तो जिससे कि समझ में आ सके, सारी चीजें क्लियर हो सके। यहाँ से अटैच होती है, ये जा करके एनस में खुलती है, ठीक है, एनस। तो देखिए अब ये माउथ यहाँ से लेकर के पूरी ये जो संरचना होती है, इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। माउथ से लेकर के एनस तक की पूरी संरचना कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। अब देखिए यहाँ पे माउथ में हमने टीथ पढ़ा है। अब दूसरा ऑर्गन आता है क्या? टंग, जीभ, ठीक है। अब माउथ में जैसे ही हमने भोजन को रखा तभी से पाचन शुरू हो जाता है। भोजन जैसे ही हमारे मुंह में जाता है वहीं से पाचन इसका शुरू हो जाता है। और अब इसमें एक संरचना आती है जीभ की। तो अब देखिए यहाँ पे जीभ की संरचना हम बना रहे हैं उसको, जिससे कि हम प्रेजेंट कर सकें। सपोज दैट ये मान लीजिए जीभ है, ठीक है। ये एक सेंसरी ऑर्गन होती है जिसमें टेस्टिंग बड होते हैं, जिसमें टेस्टिंग बड होते हैं। ये जीभ है, तो ये वाला जो पार्ट होता है आगे का पार्ट, ये हमें मीठे स्वाद का अनुभव कराता है, मीठे का अनुभव कराता है। ये जो साइड वाले पार्ट होते हैं, साइड वाले जो पार्ट होते हैं, ये खट्टे का, और ये पीछे वाला जो पार्ट होता है, सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है, ये कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। और इसके पहले छोटे छोटे बड्स होते हैं जो हमें, जैसे गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, उनका अनुभव ये कराता है। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है, इसमें टेस्टिंग बड नहीं होते। यहाँ पे टेस्टिंग बड नहीं होता, इसलिए जीभ का बीच वाला जो पार्ट होता है किसी भी स्वाद का अनुभव नहीं कराता। ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे जो जीभ का आगे वाला भाग है, ये जो जीभ का आगे वाला भाग है, ये मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। साइड वाले जो भाग हैं, साइड वाले जो भाग हैं, खट्टे का अनुभव कराते हैं। और पीछे का जो भाग होता है वो कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। लेकिन बीच वाला जो एरिया होता है वो किसी भी स्वाद का अनुभव नहीं कराता। उसका रीजन क्या है? कि यहाँ पे कोई भी टेस्टिंग बड नहीं होता। टेस्टिंग बड को हम क्या कहेंगे? पैपिली। टेस्टिंग बर्ड को हम कहेंगे पैपिली, या हम कहते हैं इसे हिंदी में स्वाद कलिकाएं। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? स्वाद कलिकाएं। तो जीभ पर हमारे स्वाद कलिकाएं होती हैं, और छोटी उम्र में स्वाद कलिकाओं की संख्या अधिक होती है। छोटे उम्र में स्वाद कलिकाओं की संख्या अधिक होती है, इसलिए देखो छोटे उम्र में, चाहे बच्चे हो चाहे जो भी हो, छोटे उम्र के लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं, ज्यादा स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये टेस्टिंग बड जो होते हैं वो नष्ट होते जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टेस्टिंग बड क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। जैसे घर में कोई वृद्ध हो, कोई वृद्ध आदमी हो, उसको किसी भी प्रकार का भोजन दे दिया जाए, अगर ज्यादा वृद्ध हो गया हो तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन दे दिया जाए, उसको कोई स्वाद नहीं मिलेगा। उसका क्या रीजन होता है? कि ये जो टेस्टिंग बड होते हैं, टेस्टिंग बड जो होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। टेस्टिंग बड क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी जीभ होती है जो भोजन को मिक्स करने में मदद करती है, और जीभ के नीचे ही सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, या लार ग्रंथियां, जिसे हम कहते हैं लार ग्रंथि। तो अब देखिए मुख में हमने भोजन को रखा, वहां से दांत के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया। छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद उसको हम निगलते हैं। तो एक ये माउथ हो गया। संरचना थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो एरिया होता है जहां पर फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ओपन होती हैं, जहां पर श्वास नली और ग्रास नली दोनों खुलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फायरिंग। उसे हम क्या कहेंगे? फायरिंग, या हिंदी में इसे बोलते हैं ग्रसनी। हिंदी में इसे हम कहेंगे ग्रसनी। उसके आगे बढ़ते हैं तो ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये कहलाता है ओएसोफेगस।
ओएसोफेगस, या हम इसे कहते हैं ग्रास नली। इसे हम क्या कहेंगे? ग्रास नली। और ये जो एरिया होता है ये स्टमक कहलाता है। स्टमक कहलाता है, जिसे पेट नाम से भी जानते हो, स्टमक कहलाता है। ठीक है। अब उसके आगे स्टमक से जब भोजन निकलता है तो वो एंटर करता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग 3 से 4 घंटे रुकता है। यहाँ पे भोजन कितना टाइम रुकेगा? 3 से 4 घंटे भोजन रुकता है, या इसे हम छोटी आंत भी कह लें। उसके बाद यहाँ पे इसका पाचन होता है, और छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और पचा हुआ भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है? अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करके वो ब्लड में मिला दिया जाता है। उसके बाद आता है संरचना लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, या जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत। तो देखिए, बड़ी आंत जो होती है साइज में छोटी होती है, और छोटी आंत जो होती है साइज में बड़ी होती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम रही है कि छोटी आंत को बड़ी आंत, बड़ी आंत को छोटी आंत क्यों कहा गया? तो देखिए, छोटी आंत की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 6 से 7 मीटर की होती है। छोटी आंत की लेंथ जो होती है वो 6 से 7 मीटर की होती है, और बड़ी आंत की जो लेंथ होती है वो 2 से 2.5 मीटर की लेंथ की होती है। 2 से 2.5 मीटर की लेंथ की होती है। तो अब ये साइज में क्या है? छोटी है। और ये साइज में क्या है? बड़ी है। जो आंत साइज में बड़ी है उसे कहा गया छोटी आंत, जो आंत साइज में छोटी है उसे कहा गया बड़ी आंत। तो देखिए, ऐसा क्यों? यहाँ की संरचना देखिए, तो ये छोटी आंत की ये जो डायमीटर है, छोटी आंत का व्यास जो है वो कम है, छोटी आंत का व्यास जो है वो कम है, जबकि बड़ी आंत का व्यास क्या है? अधिक है। तो डायमीटर के बेस पर यहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत का नॉमेनक्लेचर किया गया। डायमीटर के बेस पर यहाँ पर आंतों का नाम रखा गया, जबकि वास्तव में जो छोटी आंत होती है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, और बड़ी आंत जो होती है उसकी लेंथ कम होती है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो मनुष्य होता है, पूरे मनुष्य के ये डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ऐसे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं कि मनुष्य जो होता है वो मांसाहारी होता है। वो दोनों कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? इसमें टीथ में हमने पढ़ा था एक कैनाइन होता है, कैनाइन, या इसे हम कहते हैं क्रिंथस। कैनाइन जो होता है ये स्पेशली मिलता किसमें है? मांसाहारी जंतुओं में। ये स्पेशली मिलेगा किसमें? मांसाहारी जंतुओं में। लेकिन अभी टीथ की संरचना में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि कैनाइन मनुष्य में भी पाया जाता है, जो कि मांसाहारी होने का प्रेजेंट करता है। दूसरी संरचना जो होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की, दूसरी जो संरचना होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसकी जो साइज होती है वो प्रेजेंट करती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा पाचन होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन का पाचन हमारे मानव शरीर में ये प्रदर्शित करता है कि मनुष्य जो है वो मांसाहारी है। ठीक है। अगर यह मांसाहारी ना होता, शाकाहारी होता, या सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज जो होता है इसके पाचन के लिए टाइम ज्यादा लगता है, सेल्यूलोज के पाचन के लिए टाइम ज्यादा लगता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर सेल्यूलोज का पाचन करना है तो टाइम के साथ साथ हमारी ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये भी लार्ज होनी चाहिए, जबकि सेल्यूलोज के पाचन के लिए इसकी जो साइज है वो लार्ज नहीं बल्कि छोटी है, जो यह प्रेजेंट करती है कि ये जो हमारी आंत होती है वो प्रोटीन का पाचन करती है। और ज्यादातर मांस में हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो दो चीजें, दो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो मनुष्य को प्रेजेंट करते हैं कि वो मांसाहारी है। पहला नंबर उसके दांत में जो कैनाइन की प्रेजेंटी है वो, और दूसरा नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज जो है वो। ये दो संरचनाएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य को दिखाती हैं कि वो मांसाहारी। अब उसके बाद देखिए टंग हो गया। तीसरा नंबर अब आता है माउथ से आगे बढ़े तो यहाँ पे फेरिंग्स एक संरचना आती है। ये जो फेरिंग्स वाला एरिया होता है ऐसा एरिया होता है जहां पे फूड पाइप और एयर पाइप, विंड पाइप दोनों खुलती हैं। जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों खुलती हैं उस एरिया को हम फेरिंग्स कहते हैं।
इसमें भोजन का पाचन नहीं होता और ना ही ओएसोफेगस या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है। ये ओएसोफेगस जो होती है इसकी साइज लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है, जो इसका काम सिर्फ इतना है कि भोजन को स्टमक की ओर आगे बढ़ाना। इसका काम होता है भोजन को स्टमक की ओर आगे बढ़ाना। और ये जो एयर ट्रैक होता है यहीं पे एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये जो संरचना होती है फूड पाइप से अलग ना करके ये एयर पाइप में नहीं जाने देती या विंड पाइप में नहीं जाने देती। किन्हीं कारणवश जब कभी भी ये जब फूड पाइप से ना हो करके एयर पाइप में जैसे ही एंटर करता है वैसे ही मस्तिष्क को मैसेज पहुंचता है कि ये जो फूड है वो गलत रूट पर जा रहा है। अब माइंड क्या करेगा, डायफ्राम को, एक संरचना होती है यहाँ पे डायफ्राम जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, डायफ्राम को मैसेज देता है भाई ये जो फूड है वो गलत रूट पर जा रहा है, इसकी कुछ व्यवस्था की जाए। तो डायफ्राम जो होगा वो फैल जाएगा, डायफ्राम जो होगा वो फैल जाएगा। उसके बाद एक साथ में ऐसे इकट्ठा होगा तो जो यहाँ पे एयर बबल्स होते हैं वो इससे निकलने का प्रयास करेंगे। जब एयर बबल्स निकलने का प्रयास करेंगे तो इस फूड पर जो गलत रूट पर आ रहा है इस पर वायु दाब लगेगा और वो पुनः फूड की पाइप में आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे एपिग्लोटिस जो होता है ये फूड को एयर पाइप में जाने से रोकता है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, ओएसोफेगस के आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी जो मुख्य संरचना होती है स्टमक की वो आती है। स्टमक ऐसा एरिया होता है जो हमारे भोजन की क्वांटिटी को डिक्लेयर करता है कि हमें भोजन कितना करना है, क्योंकि भोजन यहीं पे स्टोर होता है और स्टमक में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे या 4 घंटे तक यहाँ पे रुकता है। अब देखिए कभी भी कंडीशन ये आ जाती है जैसे कोई आदमी हो पॉइजन ले लिया हो, जहर ले लिया हो, ठीक है, तो डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर पूछता है कितना टाइम हुआ पॉइजन लिए। अगर घर वाले बता दिए कि 3 घंटे या 2 घंटे हुए तो डॉक्टर कहता है कुछ बचने के चांसेस हैं। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया 6 से 7 घंटे हुए तो डॉक्टर फिर जवाब दे देगा वो कोई इलाज नहीं करेगा। उसका रीजन है जब तक भोजन स्टमक में है तब तक उसको वापस लाया जाता है। जब तक भोजन स्टमक में है, तब तक भोजन को